हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है पोर्ट्रेट स्केचिंग के ऊपर में। बेसिकली पोर्ट्रेट एक बहुत अट्रैक्शन का सब्जेक्ट है। हर आर्टिस्ट अट्रैक्ट होता है, कभी ना कभी पोर्ट्रेट बनाना चाहता है, चाहे वो कमीशन वर्क करे या फिर पेंटिंग्स बनाए या फिर अपने लिए कोई हॉबी के तौर पे भी पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं बहुत से लोग। तो बेसिकली दो तरीके यूज़ किए जाते हैं पोर्ट्रेट को स्केच करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहला तरीका है जो वो लूमिस है, दूसरा सिंप्लीफिकेशन। तो दोनों की अपने अपने जगह पे क्या अहमियत है, दोनों कैसे कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं कि दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक अच्छा अट्रैक्टिव पोर्ट्रेट बनाना चाहते हो। तो सबसे पहले समझेंगे लूमिस मेथड को। लूमिस मेथड एंड्रयू लूमिस ने, जो कि एक अमेरिकन इलस्ट्रेटर थे, जिन्होंने ह्यूमन हेड को, ह्यूमन बॉडी को डीकंस्ट्रक्ट किया था कि बेस लेवल पे चीज़ें कैसे कैसे प्लेस होंगी, चीज़ों का रेशियो क्या होगा, जो कि फोरहेड से नोज़ वाला एरिया कितना है, नोज़ से चिन वाला एरिया कितना है, सारी चीज़ों का रेशियो तीनों का एक समान होता है। तो एक बेसिक मेज़रमेंट हमें समझ में आया कि फेस का ये मेज़रमेंट होता है। लेकिन अगर आप लूमिस के साथ में फेस को मैच करना चाह रहे हो तो आपको थोड़ा डिमोटिवेट फील हो सकता है अगर आप सिंप्लीफिकेशन के बारे में वहाँ नहीं जानते हो तो, क्योंकि हर इंसान के फेस का रेशियो डिफरेंट होता है। किसी का फोरहेड बड़ा होता है, किसी का नोज़ थोड़ा सा लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। तो जब हम इस रेशियो को समझ नहीं पाते हैं, अपनी आँखों को उतने डेवलप नहीं कर पाते कि हम माइनर मिस्टेक्स को समझ सकें, तो वहाँ पर हमारा फेस मैच नहीं करता है। फोर्स शॉर्टनिंग होती है। फेस जब किसी का ऊपर रहता है तो नीचे वाला पार्ट बड़ा दिखता है, फेस अगर नीचे होता है तो फोरहेड वाला हिस्सा ऊपर में आता है। तो हमें दिखाई दे रहा होता है वो ड्रॉ करना होता है, जो कि हम सिंप्लीफिकेशन के थ्रू ही सीखते हैं सारी चीज़ों को। क्योंकि सिंपल वे में जब आप एक लाइन के फॉर्म में बनाते हो, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी सारी चीज़ें सीखी थी, प्रोपोर्शन कैसे हम मेज़रमेंट करते हैं, चाहे फिगर ड्राइंग हो चाहे कोई पोर्ट्रेट हो, उसमें हमने सारी चीज़ें सीखी हुई हैं ऑलरेडी। तो उसे हम कैसे सिंप्लीफिकेशन के थ्रू अगर सीख पाते हैं, तब फिर हम लूमिस मेथड को भी अच्छे से समझ के और एक अच्छा पोर्ट्रेट बना सकते हैं। सो प्रैक्टिकली पोर्ट्रेट स्केचिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है। सिंप्लीफिकेशन के ऊपर में एक वर्कशॉप आने वाली है, जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई सेंड कर दीजिएगा और अपना नाम लिख के सेंड कर दीजिएगा। सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। इस वर्कशॉप को अगर आप अटेंड करते हैं तो आपको स्पेशल बोनसेस भी दिए जाएंगे, जो कि एब्सोल्युटली फ्री होंगे लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। सो डोंट मिस इट। सो पोर्ट्रेट डेमो स्टार्ट करने से पहले इस क्विक स्केच के थ्रू हम समझते हैं कि सिंप्लीफिकेशन से ड्रॉ करना, सिंप्लीफाई करना चीज़ों को कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ लूमिस को फॉलो करके अगर आप एक पोर्ट्रेट को बनाओगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपका पोर्ट्रेट कभी अच्छा नहीं बनेगा। अगर आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करना नहीं जानते हो, आपको देखने का नज़रिया कि चीज़ें जैसे दिख रही हैं वैसा नहीं बनाते हो, तो आपका पोर्ट्रेट कभी भी मैच नहीं करेगा। फेशियल फीचर्स अपनी अपनी जगह में प्लेस नहीं होंगे। तो ये रेफरेंस मैंने खुद से क्लिक किया था, जो कि इस रेफरेंस को मैं दोनों तरीके से करके देख रही थी। नीचे वाला मैंने लूमिस में जो रूल ऑफ थर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आइज़, नोज़, लिप्स को अपनी अपनी जगह में प्लेस करने की कोशिश की। तो जब प्लेसमेंट में ही मुझे ऐसा फील हुआ कि रेफरेंस में रेशियो दूसरा है, रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, अलग दिख रहा है, तो सेकंड वाला मैंने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के थ्रू बनाया, जहाँ मैंने लूमिस का यूज़ नहीं किया है। तो जब हम सिंप्लीफिकेशन सीखते हैं तो हमें लूमिस अगर नहीं भी आता है तो भी हम एक पोर्ट्रेट को बना सकते हैं। लूमिस हमारे अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए होता है। चीज़ों को अगर हम डिफरेंट एंगल में इमेजिनरी ड्राइंग कर रहे हैं, तब फिर लूमिस हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जब बात लूमिस की चल रही है तो क्विकली लूमिस को भी हम समझ लेते हैं कि लूमिस का फ्रंट हेड किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो इसको ड्रॉ करने के लिए एक सर्कल बनाना है हमें, और इजी वे में सर्कल बनाने के लिए हम 4 डॉट करेंगे
उसकी लेंथ एंड विड्थ दोनों एक समान होनी चाहिए, तब वो सर्कल सही बनता है। तो सबसे इजी तरीका होता है ये सर्कल को ड्रॉ करने का। यहाँ लूमिस के साथ ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि लूमिस अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको हम डीपली अगर स्टडी करें तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो सकता है। यहाँ तो हम फ्रंट फेस को सिर्फ समझते हैं एक सर्कल के थ्रू। जब हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो उसके ज्योमेट्रिकल शेप्स को समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल शेप्स के अकॉर्डिंग कैसे हम हेड को समझ सकते हैं। तो इसके टॉप एंड बॉटम में हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसको हम ऊपर से नीचे तक एक वर्टिकल लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। तो जब हम सर्कल के मिडिल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको उस लाइन तक हम लेके जाते हैं, तो इसके अगर हम 3 पार्ट इक्वली डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले पार्ट को भी और नीचे वाले पार्ट को भी, तो हमें सबसे ऊपर और सबसे नीचे जो डॉट होता है उस डॉट को हमें सर्कल में ड्रॉ करना है। तो जब हम इस डॉट को सर्कल में ड्रॉ करते हैं तो हमें मिल जाता है 2 साइड की कटिंग, क्योंकि हेड दोनों साइड से फ्लैट होता है, चिपटा होता है, थोड़ा ऐसे सर्कल के आकार का नहीं होता। तो उसको हम साइड साइड से भी ज्वाइन करते हैं। तो हमें जो मिडिल वाली लाइन है वो आईब्रो लाइन होगी, और नीचे वाली लाइन नोज लाइन है, और सबसे नीचे इक्वल जब हम 3 पार्ट में इसको ऊपर के दोनों पार्ट से मैच करके एक लाइन करते हैं तो हमें चिन लाइन भी मिल जाती है। तो इस तरह से फ्रंट फेस को हम ड्रॉ करते हैं लूमिस मेथड के थ्रू। तो यहाँ एक आपको सिर्फ एक एस्टिमेटेड रेशियो मिल रहा है कि हेयर लाइन से फॉरहेड वाला एरिया और नोज़ वाला एरिया और चिन वाला एरिया, जो तीनों है इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। बट हर किसी के फेस का रेशियो एक जैसा नहीं होता है। किसी का फॉरहेड बड़ा होता है, किसी का नोज़ थोड़ा छोटा होता है, किसी का नोज़ से लेके चिन वाला एरिया थोड़ा लंबा होता है। तो यहाँ हम सिर्फ उस एक हेड के स्ट्रक्चर के अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उसको समझते हैं। एंड रिज़ल्ट हम यहाँ पर नहीं पा सकते, उसके लिए हमें समझना होगा सिंप्लीफिकेशन को। तो यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के थ्रू। एक पोर्ट्रेट को हम देखेंगे कि कैसे हम उसको अप्रोच करते हैं, कैसे मार्किंग लगाते हैं। स्टार्टिंग के स्टेज पे मैं यहाँ पर क्या सोच रही हूँ, क्या देख रही हूँ, वो सारी चीज़ों को आप अच्छे से ऑब्जर्व करना। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है चीज़ों को सिंपल बनाना। चीज़ें ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। जब हम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट लेते हैं, ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट, तो वो उसे एज एन आर्टिस्ट हम कैसे सिंपल वे में देखते हैं, फिर सिंपल वे में उसे मार्किंग करके धीरे 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 उसको कंस्ट्रक्ट करते हुए, बिल्ड करते हुए चलते हैं। यहाँ सबसे मेन जो हमारे माइंड में अभी चल रहा है वो है डिटेल को इग्नोर करना। क्योंकि एक हेड एक सिमेट्रिकल सब्जेक्ट है, जैसे सिमेट्रिकल मीन्स कि दोनों साइड का बैलेंस होना चाहिए, कि नोज़ का लेफ़्ट वाला एरिया, राइट वाला एरिया, तो एक सिमेट्रिकल हम लेते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि वो एकदम ही सिमेट्रिकल हो। इसीलिए मतलब हम जो देख रहे हैं उसे हमें ड्रॉ करना आना चाहिए, वो नहीं कि हम जो समझते हैं। अगर हम एक चीज़ सिमेट्रिकल बना रहे हैं बट नोज़ वाला एरिया में लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा अलग कटिंग है, राइट साइड में अलग कटिंग है, तो चीज़ों को हमें रैंडम शेप में देखना आना चाहिए कि जो शेप में हम देख रहे हैं वही शेप में हम ड्रॉ करें। यहाँ पहले मैंने फेशियल फीचर को प्लेस करके उसके बाद में साइड की कटिंग लगा रही हूँ, बट ज़रूरी नहीं कि आप भी ऐसे ही करो। आप पहले साइड का ड्रॉ करके फिर फेशियल फीचर्स के प्लेसमेंट्स कर सकते हो। कोई इसका तय नहीं है कि आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, आप वहाँ से स्टार्ट करोगे। आपको जहाँ से समझ में आ रहा है वहीं से स्टार्ट करोगे, बट आपको फेस की आउटलाइन एंड प्लेसमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। और यही टाइम होता है जब सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हमें देखने में कि चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं।
यहाँ मेरा ध्यान टूल की तरफ नहीं है कि मैं कितने रकम की पेंसिल यूज़ करूँ, क्या क्या पेंसिल यूज़ करूँ, पेपर मेरा कैसा होगा। मैं किसी भी सरफेस पे इसको बना सकती हूँ। न्यूज़ प्रिंट पेपर बहुत इजीली मिल जाते हैं और न्यूज़ प्रिंट पेपर पे बनाना, प्रैक्टिस करना बहुत सही होता है। यहाँ एक डार्क पेंसिल मैं ले रही हूँ जिसको मैं अलग अलग प्रेशर के साथ में अलग अलग वैल्यूज़ हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आईज़ की मेज़रमेंट के लिए हमें क्या करना होता है कि जो मिडिल लाइन है उसके दोनों साइड का गैप हमें देखना होता है कि दोनों आईब्रोज़ के बीच का गैप कितना है। तो उस गैप को हम पहले ड्रॉ कर रहे हैं और उसके बाद में हम जहाँ जहाँ आईज़ प्लेस होंगी वहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। तो आईज़ वाला एरिया को पता करने के लिए हम नोज़ वाले लाइन के जस्ट मिडिल में अगर करते हैं और फिर उसका मिडिल में हम ढूंढते हैं तो हमें आईज़ वाली लाइन पता चल जाती है। क्योंकि आईज़ जब 3 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करते हैं तो बीच वाला जो एरिया होता है वो आईज़ वाले एरिया से पूरा, जितना दोनों आईज़ का एरिया है उतना ही मिडिल वाला एरिया भी रहता है। बट जो ये स्टैंडर्ड मार्किंग्स होती हैं कि मेज़रमेंट्स होते हैं, ये फ्रंट फेस में ही आप यूज़ कर सकते हो। मान लो अगर कोई साइड फेस है, 3/4 है, तो इस जगह में आपको आपकी गैसिंग ही काम आती है। आपके ऑब्जर्वेशन, गैसिंग, ये सारी चीज़ें काम आती हैं क्योंकि आप गैस करोगे कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, कौन सी लाइन किसके मुकाबले में कितनी बड़ी हो रही है। और जब आप सही से गैस करते हो तो ही आप एक्शन ले सकते हो अपने पेंसिल के थ्रू में। अगर आपकी गैसिंग सही नहीं है तो आपकी जो पेंसिल के स्ट्रोक्स हैं वो भी इधर उधर आएंगे, वो सही नहीं आएंगे। तो टोटल हमें माइंड के साथ में चलना होता है कि आप सोच क्या रहे हो, आप देख क्या रहे हो, और वो सारी चीज़ें लर्निंग से ही आती हैं। पोर्ट्रेट बनाते टाइम एक गलती ये भी होती है कि आप बार बार अपने रेफरेंस से अपनी इमेज को मैच करने की कोशिश करते हो। जब आप बार बार मैच करते हो तब और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो और ज़्यादा हम गलतियाँ करते जाते हैं। तो बेस लेवल्स पे वर्क करना, बेस लेवल को समझना, उसको कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना, यहाँ सारी चीज़ों को ड्रॉ करने के बाद मैं शेडो एरिया ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर फिनिश कर सकते हैं अपने पोर्ट्रेट वर्क को और दूसरा रेफरेंस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ में ग्रोथ पाने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही होता है कि आप जल्दी जल्दी रेफरेंसेस को चेंज करो और स्टार्टिंग के स्टेज पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करो। जबकि इसका उल्टा जितने भी बिगिनर होते हैं सब एंड रिज़ल्ट पाने की कोशिश करते हैं और उसी चक्कर में ग्रोथ नहीं होती। तो जब आप सीख रहे हो किसी चीज़ को तो बार बार इसी स्टेज को हमें ड्रॉ करना है। आप एक डिटेल वर्क की जगह बहुत सारे इस तरह के स्केचेस करो। यहाँ हमारा उद्देश्य अभी फेस को मैच करना नहीं है, चीज़ों की फेशियल फीचर्स की प्लेसमेंट हम सीख रहे हैं यहाँ पर बस। तो मैं यहाँ क्विकली ऐड कर रही हूँ शेडो पार्ट में शेडो, लाइट एंड डार्क। क्योंकि जब हम बिना अंडरस्टैंडिंग के डिटेलिंग में जाते हैं तो सिर्फ हमारा टाइम ही वेस्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि जब वैल्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं होती है कि वैल्यूज़ कहाँ कहाँ पर आएंगी, कौन से, इवन एक एक जो हमने लाइन क्रिएट की है उसकी भी वैल्यूज़ मैटर करती है। इसीलिए शुरू में हमें बहुत लाइट ड्रॉ करना होता है ताकि वैल्यूज़ के लेवल पे एजेस गड़बड़ ना हो। यहाँ क्विकली मैंने एक शेडो एरिया क्रिएट किया है जो कि दिखाई दे रहा है कि लेफ़्ट वाला पार्ट थोड़ा डार्क है। जहाँ जहाँ मुझे दिख रहा है वहाँ मैंने एक लाइन क्रिएट कर दी है और उसको मैं रफली अभी यहाँ पर फिल कर रही हूँ।
इस तरह से डार्क एरिया एंड शेडो एरिया दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो एक आपको सही से पता चल जाता है। यहीं अगर आप डायरेक्ट शुरू से ब्लेंडिंग टूल यूज़ करने लग जाते हो, क्योंकि हम टूल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। जब ड्रॉ करते हैं तब इरेज़र पे डिपेंड हो जाते हैं, जब शेडिंग करते हैं तो ब्लेंडिंग टूल पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा ऐसा ब्लेंडिंग टूल लेके हमारी शेडिंग बहुत अच्छी हो जाए। तो किसी भी पोर्ट्रेट में डिटेल वर्क करने से पहले, डिटेल में जाने से पहले आपको वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है। वैल्यू होती है कि किसी भी चीज़ की डार्कनेस और लाइटनेस को हम समझते हैं कि किसके मुकाबले में कौन सी चीज़ कितनी लाइट है और किसके मुकाबले में कौन सा एरिया कितना डार्क है। अभी मैं यहाँ एक वैल्यू दे रही हूँ डार्क एरिया को, मैंने यहाँ अलग अलग वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ एक वैल्यू मैं दे रही हूँ डार्केस्ट एरिया के लिए। जो भी एरिया डार्क दिखाई दे रहा है, तो बाल थोड़े और ज़्यादा डार्क हैं, ये हम लेयर वाइज करते हैं। अगर आप एक बार में सारी डार्कनेस ले आते हो तो वो भी गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सी चीज़ फिर कितनी डार्क है। आप धीरे धीरे लेयर बाय लेयर जब काम करते हो और चीज़ों को ठीक करते हुए चलते हो, तभी सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए जब जिस चीज़ की हम स्टडी करते हैं, हम कहीं पे लाइन की स्टडी कर रहे हैं कि आउटलाइन हमारी एग्जैक्ट बने, उस चीज़ की स्टडी करते हैं, कहीं हम स्केचिंग कर रहे होते हैं कि तब हम सिर्फ स्केचेस पे ध्यान देते हैं और फटाफट स्केचेस करते हैं। जब हम वैल्यू की स्टडी करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ वैल्यू पे होता है। आपकी स्टडी डिसाइड करती है कि आप क्या स्टडी कर रहे हो। वो स्टडी अगर आपकी यहाँ कंप्लीट हो गई है तो आप इस पोर्ट्रेट को लेफ्ट कर सकते हो और नेक्स्ट पोर्ट्रेट स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारी लाइन को आप बीच की जो कंस्ट्रक्शन लाइन है उसको इरेज भी कर सकते हैं जब सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे प्लेस हो जाती हैं। क्योंकि ओवर डिटेलिंग जब हम करते हैं तो हमारी चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं। बेसिकली बहुत से लोग सिर्फ ब्लेंडिंग टूल यूज़ करते हैं कि आउटलाइन ड्रॉ करते हैं और सीधा ब्रशेस से या ब्लेंडिंग टूल से ही वो अप्लाई करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप तब कर सकते हो जब आप वैल्यू को अच्छे से समझ जाते हो। जब अपनी अपनी जगह पे वैल्यू सब सही से आ जाती है, उसके बाद कहीं कहीं एरिया में आप ब्लेंडिंग टूल को यूज़ करते हो। अदरवाइज़ ब्लेंडिंग टूल को शुरू से यूज़ करना आपके आर्टवर्क को बिगाड़ सकता है। तो आप सबके लिए एक टास्क है, आप भी अगर पोर्ट्रेट को साथ में ड्रॉ कर रहे हो तो आप अपने इंस्टाग्राम चैनल पे या फिर फेसबुक में जहाँ भी आप पोस्ट करते हो वहाँ मुझे टैग कर सकते हो, ताकि मैं भी ये सारी चीज़ें देख सकूँ और आपके पोर्ट्रेट को एनालाइज कर सकूँ। दूसरा है, इस वीडियो को देख के आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी सवाल आ रहे हैं, वो सारे आप कमेंट में पूछ सकते हो। और वर्कशॉप के लिए अगर आप एंट्री देना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एक लाइव सेशन करते हैं, लाइव आमने सामने बैठे होते हैं, तो आप के माइंड में जो भी इंस्टेंट क्वेश्चंस आते हैं आप वो पूछ सकते हैं और सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं। ज़्यादा डिटेल में अगर आप आर्ट को करते हो, ज़्यादा डीप फेस को मैच करने की कोशिश करते हो और जितना ज़्यादा उसमें डिटेलिंग ऐड करते जाते हो तो वो बहुत ख़राब हो सकता है। और जब हम डिटेल वर्क करते हैं तो सबसे पहले एजेस को सीखते हैं, एज वर्क सीखते हैं, तब जाके वो 3D इफेक्ट आता है, वो वॉल्यूम क्रिएट होता है। तो यहाँ पर जो गोल था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। इस स्केच को हम अभी यहीं पे फिनिश करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए आर्ट लेसन के साथ में।
तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा और इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो अपनी लर्निंग आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, अपने स्केचेस शेयर कर सकते हैं जो आपने साथ में बनाए हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके टैग भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में नए वीडियो के साथ में। टिल देन कीप स्केचिंग, कीप ग्रोइंग।